रखो सलाह वो मंजर भी आएगा थूब। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। आज मैं आपको 27 फरवरी विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% है कि यही आएंगे, तो आप इनको तैयार जरूर कर लेना। विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 27 फरवरी को यही आएंगे। क्लास 10th में हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई साहब, अगर आप यूपी बोर्ड में हो, ठीक है। एनसीईआरटी बेस पर पूरा रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले इसका सबसे सरल तरीका कि सबसे पहले वो बना लो, ठीक है। तो ये हमारे पास है अवतल दर्पण। आप जानते हो अवतल दर्पण इसी तरीके से होता है, इधर इसमें पॉलिश कर दी जाती है, बस ये आपका बन गया भैया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट ऐसे कर दो, ये आपका हो जाता है उत्तल दर्पण। ये आप लोग जानते हो इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अवतल दर्पण दिया है, तो यहाँ पर फोकस पर रखी वस्तु यानी ये फोकस है, यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं कैसे बनता है। तो जब ये दोस्तों क्या है कि किरण जाएगी मान लो यहाँ से और यहाँ पर टकराएगी दर्पण में, तो आप जानते हो मुख फोकस से होकर ही गुजरती है, तो मुख फोकस से होकर इस तरीके से गुजर जाएगी किरण, ठीक है। तो इधर से आपकी किरण गई और इधर से आपकी ये गुजर गई, आप देख रहे हो। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आप लोगों को ये ध्यान ध्यान देना। तो ये यहाँ से एक किरण आप लोग गुजारोगे वक्रता केंद्र से, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखो गुजारोगे तो इस तरीके से कुछ आ रहा है, देखो ये समांतर रेखा हमें प्राप्त हो रही है। आप देखो ये क्या रेखा प्राप्त हो रही है, हमें समांतर रेखा प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। या आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो कि यही यहाँ से, तो इस तरीके से ये समांतर रेखा हमें प्राप्त हो गई। तो भाई ये पता नहीं प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका मतलब क्या है भैया, अनंत पर बनेगा, है ना, अनंत पर। तो ये हो गया आपका सॉल्व। चलिए, तो ये आपका सॉल्व हो गया, यानी प्रतिबिंब हमारा बनेगा भैया अनंत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वक्रता केंद्र पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, देखो वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु अगर है इस तरीके से, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इस तरीके से जाएगा मान लो, तो वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से ही आपको एक किरण गुजारनी है, ठीक है, इस तरीके से सीधा। तो ये देख सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। उसके बाद दर्पण के पीछे नहीं, ध्रुव पर, अगर ध्रुव पर कोई वस्तु है तो भाई कहाँ पर, तो ध्रुव पर क्या नहीं बनेगी। चलिए, तो ये आपका सही हो जाता है। तो मैं हर चीज़ आपको समझाते चल रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों प्रोपेनल है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नल क्या होता है, नल आप जानते हो अल जिसमें लगता है, यानी एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, यानी CHO, ठीक है, ये आपका होता है। अब यहाँ पर CHO तो होता है, तो याद रख लेना यहाँ पर प्रोपेनल बोला है, क्या बोला है, प्रोपेनल। तो सबसे पहले भाई 2 कार्बन होंगे, क्योंकि मेथ एथ प्रोप, देखो सबसे पहले प्रोपेन का फार्मूला बना लो, क्या होगा भैया, C3H कितना होगा, मेथ एथ प्रोप 3 दूनी 6 2 8 H8 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ से देखो CHO में भी एक कार्बन होता है और इसकी जो संयोजकता 1 होती है, तो यहाँ से CH3 हटा दोगे तो कितना बचेगा, इसका अगर उस तरीके से बनाओगे तो CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 यही होगा। अब यहाँ पर इसमें भी एक संयोजकता, इसका पूरा हटा दो, इसको इसकी जगह इसको जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर CHO, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 कार्बन तो C3 है ना, उसके बाद 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन तो H6, उसके बाद एक ऑक्सीजन, तो ये इसका संरचना सूत्र भी आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे भैया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन इस तरीके से ले लो, एक एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से सभी को जोड़ते चले जाओ, क्योंकि एन वाला है तो एन वाले में सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, इसमें भी एक बॉन्ड लगेगा, इसमें भी एक बॉन्ड, इसमें भी एक बॉन्ड, है ना, इस तरह, सॉरी यहाँ पर होगा, और इसमें भी हाइड्रोजन एक ठो लगेगा, और इधर एक आप वो जोड़ दो, डबल बॉन्ड लग जाएगा, एक ये। अब बोलोगे भैया तो ये हो गया आपका, एक हाइड्रोजन इसमें नहीं जुड़ेगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा। देख गिन लो, 3 2 5 1 6 और ये देखो, तो ये आपका C3H6O, ये आपका सही हो जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है तीसरा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या ये तो याद ही करनी पड़ेगी, कितनी है भैया, 23 जोड़ी, यानी आपकी 46, ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है भैया। एक लोग बोल रहे थे भैया आप लॉलीपॉप नहीं बोलते हैं, तो फिर बोलने लगे हैं। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करो इसको, ठीक है, सबसे पहले सॉल्व कर लो, बस ये आपको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 वोल्ट दिया है, सबसे पहले जो दिया है लिख लो, V बराबर आपका कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है ना। उसके बाद शक्ति यानी भाई 100 वाट बल्ब की शक्ति ही होगी, शक्ति जो दिया है यानी P शक्ति से दर्शाते हैं पावर, बराबर दिया है 100 वाट, ठीक है, 100 वाट दिया, ये वोल्ट में दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भैया, P है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, R निकाल लो, R बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर होता है V²/R, ठीक है। सबसे पहले R निकाल लो, तो ये एक कर दोगे तो RP, तो RP बराबर आपका हो जाए, सॉरी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखो आर और पी, आर पी बराबर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, और यहाँ पर पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आर बराबर वी स्क्वायर अपान में पी, यही होगा। तो बराबर में वी स्क्वायर कर दो भैया, वी का 200 का 200 तो 200 गुणे 200 अपान में दोस्तों आर, आर कितना है 100, ठीक है 100 कर दो, मर गया, दो दूनी 4, तो यहाँ पर आर बराबर हमारा आ गया 400 ओम, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दिया है, मैं अलग अलग बता रहा हूं। 100 वोल्ट पर यदि प्रयोग करेंगे तो 100 वोल्ट यानी दूसरा हमारा आर निकल आया है, वी हमें दिया गया है फिर से 100 वाट, ठीक है। तो यहाँ पर 100 वोल्ट, ठीक है, तो 100 वोल्ट दे दिया। अब यहाँ पर 100 वोल्ट दे दिया, फिर से लगा दो भैया फार्मूला, कितना होता है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपान में आर, यही होता है। तो भैया हमने आर निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो ये देखो शक्ति यहाँ पर हमें शक्ति कितनी जरूरत होगी निकालना है, तो पी हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर निकाल लो भैया वी स्क्वायर, वी यहाँ पर कितना दिया 100 दिया है, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 है, ठीक है, और अपान में आर, आर कितना दिया है 400, यही है। तो ये आपका पी का फार्मूला है। तो 1 0 से 1 0 मर गया, 1 0 से 1 0 ये मर गया। अब 100 का 4 भाग कर दो भैया, पी बराबर आपका 25, ठीक है 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 25 वाट, ये देखो 25 वाट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो याद रख लेना क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है वो याद ही करने की चीज है, तो आपको याद ध्यान होनी चाहिए। तो वो होता है भूरा लाल, क्या होता है भैया भूरा लाल, गहरा लाल आप बोल सकते हो, एकदम गहरा लाल हो जाता है तो भूरा बन जाता है। अब यहाँ पर अगर हमें फिर से पीला करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्षार था इसमें अम्ल मिला दो तो फिर से पुनः वो क्या बन जाएगा, पीला बन जाएगा। ये मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आता है, केवल जल में घुलनशील होता है कौन सा विटामिन होता है, तो यहाँ पर याद रख लेना विटामिन सी केवल ऐसी विटामिन है जो कि केवल जल में घुलनशील होती है। चलिए आगे है 7वां, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव यानी पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। भैया क्या बोला है, उत्तल दर्पण। सबसे पहले एक आप उत्तल दर्पण बना लो भैया, उत्तल दर्पण होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये उत्तल दर्पण होता है, आप जानते हो। ये आपका मान लो 2F इधर भी एक होता है, 2F किसको मान लो 2F1 2F2 कुछ मान लो, और यहाँ पर आपका F हो गया, यहाँ पर F हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब बोला भाई उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उत्तल अनंत एवं ध्रुव के बीच, इसके और इसके बीच पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा। सबसे पहले याद रख लेना आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो तो सीधा बनेगा, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका कट गया, ठीक है। उसके बाद दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारा विकल्प ए और डी यहाँ पर बचता है, तो दर्पण के पीछे P एवं F के बीच बनेगा आभासी एवं सीधा, या फिर दर्पण के सामने। तो देखो यहाँ पर दर्पण के कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक लगाओ। अगर इस तरीके से किरण जाती है तो इधर होके जाती है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अरे यार वो यहाँ से गुजारनी चाहिए थी, सॉरी, इस तरीके से मान लो इधर प्रतिबिंब बनता है इधर, ठीक है, राइट साइड। तो राइट साइड यानी दर्पण के पीछे, क्योंकि सामने तो इधर होता है ना, तो दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा, तो विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए इस तरीके से दिमाग लगाना, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, एक भी गलत नहीं करके आओगे, मैं ये जानता हूँ। चलिए आगे है, अम्लीय वर्ता के जल का संभावित पीएच मान है 5.2 6.2, तो याद रख लेना 5 जहां पर आ जाए 5.6 से नीचे यानी कम जब हो जाता है पीएच मान तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो 5.2 यहाँ पर दिया है, तो ये विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। इसका निर्माण कहाँ पर होता है भैया, होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे ऊर्जा की शक्ति भी बोला जाता है क्योंकि एटीपी ऊर्जा ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा, ध्यान देना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है भैया, अवतल लेंस एक बना लो, अवतल लेंस कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से ये अवतल लेंस बनता है, ठीक है, इस तरीके से ये होता है, और यहाँ पर आपका ध्रुव होता है, और ये आपका हो जाता है, ये प्रकाशी केंद्र भी इसको बोलते हैं, ध्रुव चाहे बोल दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2F, और ये भी आपका इधर एक इस बीच में दूरी में कर लो 2F, और यहाँ पर आपका F होता है, यहाँ पर भी आपका F होता है, जो भी नाम देना है 1, और इधर भी 1, इधर 2 2 दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि क्या बोला है कि भैया अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो इस तरीके से किरण मान लो जाती है, सीधी समांतर जाती है, ठीक है, मैं देखो हाथ से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर F के बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, प्रतीत होती है,
और इधर आपकी जो किरण चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। यहाँ पर क्या क्या दिया है ऑप्शन में देखें, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ये विकल्प होगा नहीं क्योंकि उल्टा दिया है। उसके बाद आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो यहाँ पर भाई आभासी बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दो कंडीशन में कोई ना कोई एक चीज होगी, तो जल्दी से आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आभासी सीधा व छोटा, हमेशा छोटा बनता है इसमें प्रतिबिंब। क्यों छोटा बनता है भैया, देखो ये यहाँ पर है और यहाँ से आप कोई आरेख इस तरीके से गुजारोगे, ओ से ही गुजारते हैं हमेशा। तो ये देखो ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, प्रतिबिंब तो छोटा ही बन रहा है। देखो जो आपका मुख्य अक्ष होता है ना, इसी से लंबाई मापी जाती है प्रतिबिंब की, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। ये देखो ये बड़ा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये टेढ़ी भी थी ना, यहाँ तक होता, और ये इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन इसमें कहता है कि भैया निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो क्लोरीन भैया कौन सा तत्व, तो ये तो अधातु है, ये होगा नहीं क्योंकि धातुएं ही निकालती है। तांबा ये हो सकता है, जस्ता हो सकता है, सल्फर नहीं हो सकता क्योंकि ये अधातु है, ठीक है। धातु आपको पहचानना आना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जस्ता, अब याद रख लेना, मैं आपको सक्रियता श्रेणी बताए दे रहा हूँ। जैसे कि ये दोस्तों हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, आयरन, लेड, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन आता है। तो ये हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद कापर, मरकरी, ठीक है, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, ये पूरी सक्रियता श्रेणी होती है। अगर ये धातुएं कहीं पर दे अम्ल के साथ विस्थापित करते हैं तो जी हाँ ये विस्थापित करते हैं। तो इसमें से देखो कौन सा, जस्ता को जिडेन बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। तो ये आपका है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। कौन नहीं करती है, तीन में से कोई विकल्प होगा, जैसे Cu हो जाएगा। फिर इसमें क्या है कि सभी धातुएं देगा, ये ऊपर वाली, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन पाया जाता है, तो याद रख लेना हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है या तो ईस्ट में पाया जाता है। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, दोनों याद कर लेना। मुकुलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट या हाइड्रा में पाया जाता है। आगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी भैया, याद कर लेना। देखो यहाँ पर अपवर्तनांक देना चाहिए कि भाई निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है तो कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो चाल कितनी होगी। तो 1.5 अपवर्तनांक हमेशा देता है, तो ये भी याद कर लेना। तो इसका जब भाग इसमें दे दोगे 1.5 का 3 में, तो कितना होगा 2, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये आपसे ज्ञात किया है। प्रतिरोध 1 ओम 0.5 ओम, यहाँ पर 0.5 ओम है, अगर आपको दिखाई ना दे तो आप ध्यान देना। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले आप प्रतिरोध निकालो। ये देखो किस क्रम में है, ये आपके हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम का क्या होता है, आप फॉर्मूला जानते हो, 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2, जितना आगे हो सके, है ना, इस तरीके से। तो 1/r बराबर आपका हो जाएगा 1/1 ओम है, तो 1 + 1/1। तो आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 1 1 यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कागज में सॉल्व कर दूं क्या, ताकि आपको समझ में भी आए। हाँ, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/r बराबर में हो जाएगा 2/1 ही होगा। तो ये आपका हो गया, तो आपका 2r है ना बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि त्रिज्या गुणा होगा, इसका इसमें इसका इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर 1/2, ठीक है। ये हमारा एक निकल आया। इसके बीच जो ये बिंदु है और ये बिंदु, इसके बीच में जो प्रतिरोध है कितना है भैया, 1/2 ओम, ठीक है। तो कितना है इसके बीच में प्रतिरोध, 1/2 ओम। अब 1/2 में 0.5 जोड़ दो, क्योंकि भाई आप जानते हो अब यहाँ पर ये क्या है, श्रेणी क्रम बन गया। तो r बराबर होता है श्रेणी क्रम का r1 + r2, इस तरीके से जो भी है आगे तक हो, है ना। तो अब r बराबर आपको निकालना है, r1 हमारा 1/2 हमने निकाल लिया, तो 1/2 और प्लस में r2 कितना भैया, ये 0.5, तो प्लस में 0.5 बटे 1 करके एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 2 1 कम 2, 1 + 1 2 कम 2, 2 का गुणा 0.5 में करोगे तो आपका 10 यानी 1 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा भैया कितना, r बराबर हो जाएगा 2/2, मर जाएगा, 2 से 2 बराबर बचेगा 1 ओम। कितना हो गया, 1 ओम। कहाँ है भैया 1 ओम, 1 ओम, ये देखो सी नंबर विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है, बिल्कुल सिंपल, ये भी दे दिया है, सॉरी एसीटेल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया ना, क्रियात्मक समूह CHO होता है, याद कर लेना। और एल्कोहल का होता है OH, और OE अम्ल का, ठीक है, तो आपका होता है
COOH, और इनमें एक एक संयोजकता सभी में होती है। कितनी होती है? एक एक संयोजकता, यानी एक बंध ये बना सकते हैं, पूरा का पूरा लोगे तब। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कार्बन तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल, ऑल वाला तो होगा नहीं, और ये प्रोपेनॉल। जो विकल्प कटता है सबसे पहले काट दो। एथेनॉल और मेथेनॉल, इन दोनों में होगा आपका एथेनॉल। अब बोलोगे भैया एथेनॉल क्यों होगा? क्योंकि भाई एक कार्बन आपका, दो कार्बन इसमें है। देखो C आपका एक है, H3 आपका हो जाएगा और CHO हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल वाला हो गया, और ये आपका देखो CH4 से मेथेन हो जाता है, जानते ही हो। और एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये CH3 बनेगा, और एक संयोजकता इसकी बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर इसी तरीके से एक संयोजकता आपकी CHO की होती है, और ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे तो CH3 CHO हो जाएगा। तो ये आपका एथेनॉल हो जाता है। ये किसका होगा भैया? ये आपका हो जाएगा मेथेनॉल, जो है फार्मएल्डिहाइड का। किसका? फार्मएल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं आप, एल्डिहाइड, ठीक है। फार्मएल्डिहाइड क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है HCOOH, क्योंकि भाई एक कार्बन तो है ही है, तो ये मेथ तो हो गया, ठीक है। तो ये आपका मेथेनॉल हो गया, क्योंकि मेथ और ये COOH से अल, तो मेथेनॉल। आई होप आप लोग इतना समझते होंगे यार, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? तो याद रख लेना, विषाणु बने होते हैं। याद कर लोगे ना, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं आपके विषाणु। आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। भैया दूरदृष्टि दोष किसी में हो जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, या नेत्र लेंस पर? जल्दी से बताइए। आपकी मान लो मैं गोल गोल एक ठो नेत्र बनाई दे रहा हूँ, इस तरीके से। यहाँ पर आपका एक लेंस लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर रेटिना मान लो होता है। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है? जब दूर से कोई किरण जाती है तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है, यानी रेटिना के पहले। रेटिना के पहले को आप अब बोलोगे रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे, तो आगे ही बोलोगे मुझे लगता है, तो यही होगा आपको, ठीक है। देख लेना क्या बोलोगे। अब यहाँ पर रेटिना से पहले यहाँ पर बोलना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। रेटिना से पहले, क्योंकि भाई रेटिना से पहले बनता है, रेटिना के बाद में तो ये इधर बनेगा, तो रेटिना के बाद बनेगा वो तो आपका होगा निकट दृष्टि दोष में। निकट की वस्तु से किरण जाएगी तो इधर प्रतिबिंब बन जाता है, तो इसको लाने के लिए इधर करना पड़ता है। आगे 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है? भैया देखो मैं समूह याद करवाए दे रहा हूँ। पहले ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे आप याद कर लेना, हे, ली, ना, के, रबड़ी, से, फ्रूट निकला, ठीक है, FR। इतना आपको याद करने की जरूरत है, बस इतना। ये पहले ग्रुप के कितने भैया? फर्स्ट ग्रुप। और ये आवर्त संख्या है 1 2 3 4, इस तरीके से पूछ ले तो आप बता देना आप, ठीक है। और ये क्या है? इसमें दूसरा पूछा, तो दूसरे का होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरे आवर्त से। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर या काला शर्ट, बाप राजी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया, ये देखो ये इनमें से ये कौन से दूसरे ग्रुप के हैं? तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप का पूछा भैया, मैग्नीशियम आ रहा है, मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है जिसमें जीवों से ऊर्जा प्राप्त होती है, भैया वो हो जाएगा कोयला। कोयला, पेट्रोल, डीजल कुछ भी होंगे, सारे जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर कापर सल्फेट का pH मान होता है या विलयन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कापर सल्फेट जुड़ा है ना, CuSO4, भैया क्या जुड़ा है? SO4 जिसमें जुड़ा होता है, चाहे वो Na2SO4 होगा, चाहे जो भी होगा, वो क्या होता है भैया? वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। लेकिन जब उसमें हाइड्रोजन परमाणु होगा, इसमें तो हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, कैसे होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। तो याद रख लेना, अम्लीय होगा तो यहाँ पर 7 से कम होगा, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो CuSO4 का जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा। और कार्बोनेट जो होता है वो आपका क्षारकीय प्रकृति का होता है, याद कर लेना। ऐसे NaHCO3 आपने पढ़ा होगा, ये क्षारकीय प्रकृति का होता है ना। चलिए आगे, आई होप हो गया, 20 क्वेश्चन हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। इस तरीके से बहुविकल्पी भी कोई नहीं समझाया होगा आज तक, मैंने जैसे समझाया। मैं जानता हूँ इस तरीके की वीडियो में व्यू कम आते हैं, लेकिन हाँ आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि भाई इस तरीके की वीडियो जल्दी कोई लंबी देर तक देखता नहीं, केवल सबको रटना होता है, तो मैं आपको रटवाता कभी नहीं हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और शेयर कर देना, अपने दोस्त को बता देना, ठीक है, कि विकास भैया एकदम फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। चलिए मिलता हूँ आगे। जय हिंद, जय भारत।